हेलो बच्चों। तो बच्चों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ केमिस्ट्री विद रत्नेश मिश्रा में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं। बच्चों 1904 में जे जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। जे जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। इस एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, जिसके अनुसार इन्होंने ये कहा था कि जो एटम होता है वो दो कणों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे के पूरे एटम में समान रूप से यूनिफॉर्मली फैला होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें बीच में तरबूज के बीज की तरह धंसे होते हैं। इसकी तुलना इन्होंने एक तरबूज से की, वाटरमेलन से की, और इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तरबूज में लाल वाला जो पल्प होता है उसकी तरह पूरे तरबूज में फैला रहता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो तरबूज के बीज की तरह उसी पॉजिटिव चार्ज में बीच में धंसा हुआ होता है। तो बच्चों ये था वाटरमेलन मॉडल ऑफ जे जे थॉमसन। बच्चों जे जे थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल से प्रेरित होकर 1911 में एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉइल एंड सिल्वर फॉइल पर इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। बहुत ही पतली शीट थी और इसके आधार पर इन्होंने क्या किया कि एक यहाँ पर पोलोनियम का एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया और उसके रास्ते में इन्होंने क्या किया कि जो गोल्ड फॉइल थी पतली वाली शीट, इसको इन्होंने यहाँ पर लगा दिया और इसके बाहर चारों तरफ क्या किया, इन्होंने एक फ्लोरेसेंट पर्दा लगा दिया और यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट इन्होंने इस पर किया। तो इन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर एबल टू पेनिट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। इन्होंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा 99% से भी ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, जो गोल्ड फॉइल थी या मेटल की जो फॉइल थी उसको पेनिट्रेट करके पीछे फ्लोरेसेंट जो पर्दा लगा था उस पर जाकर स्ट्राइक कर रहे थे। वहाँ पर एक जो है स्पॉट टाइप का यहाँ पर डेवलप कर रहे थे। तो इन स्पॉट्स के काउंट के आधार पर रदरफोर्ड ने ये अंदाज़ा लगाया कि जितने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट हम इस पर करते हैं उसमें सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसको पेनिट्रेट करके निकल जाते हैं। लेकिन उन्होंने गौर किया कि इसमें से केवल 20,000 रेशियो क्या था, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में कोई एक अल्फा पार्टिकल था जो 90 डिग्री या उससे ज़्यादा के एंगल पर अपने पाथ पर डेविएट हो रहा था। तो इन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर इन्होंने कहा कि जो एटम होता है उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका जो मास होता है टोटल, वो उसके एटम के सेंटर में मीन्स न्यूक्लियस में बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट रहता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसका वॉल्यूम पूरे एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो इन्होंने इसके आधार पर कहा कि इसमें एटम में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल भी प्रस्तुत किया। उस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स की कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है, इन्होंने कहा कि जो पूरा एटम होता है, एटम होलो होता है, खाली होता है। एटम इज होलो। एटम क्या होता है, पूरा खाली होता है। नंबर 2, द होल मास ऑफ एनी एटम is located in very small volume at the center is called
इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में उसका पूरा जो वॉल्यूम होता है वो कॉन्सेंट्रेट रहता है, उसी वॉल्यूम में पूरा उसका मास लोकेट रहता है। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इन्होंने कहा कि सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि मेनी ऑर्बिट्स और सर्कुलर पाथ, वो जो सर्कुलर पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसको इन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट कहा। जिन्होंने कहा मेनी ऑर्बिट्स और सर्कुलर पाथ आर पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस। तो बच्चों ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं ये। चलिए बच्चों अब देखते हैं कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो किस पॉइंट पर फेल हो गया, या कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या डिफेक्ट थे। तो देख लेते हैं बच्चों, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बच्चों रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने कहा था कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर अनलिमिटेड सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट्स हो सकती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता रहता है। तो एटम के बाहर अनलिमिटेड सर्कुलर पाथ तो हो सकती हैं, रदरफोर्ड ने बताया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, इस बारे में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कुछ भी नहीं कहता है। तो बच्चों ये पहला इनका डिफेक्ट था। नंबर 2, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे एक। तो सबसे पहले बात करते हैं रदरफोर्ड ने कहा क्या था। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, ये कहा था रदरफोर्ड ने। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल कहते हैं कि अगर किसी भी सर्कुलर पाथ पर कोई चार्ज्ड पार्टिकल सर्कुलेट करता है या रिवॉल्व करता है तो वो जो चार्ज्ड पार्टिकल होता है वो एक एनर्जी का एमिशन करता है, मीन्स एनर्जी को रेडिएट करता है। और बच्चों जो हमारे एक साइंटिस्ट थे फेमस आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी और मास के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, E = mc²। उन्होंने कहा था E = mc², मीन्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करता है तो इसका मतलब ये है कि उसके मास में भी कमी आएगी। और बच्चों जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उनमें दोनों में अपोजिट चार्ज होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर इस जगह पर चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसको अपकेंद्र बल बोलते हैं, वो इस रिवोल्यूशन से जनरेट होता है। वो सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उससे वो जो फोर्स होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं वो जनरेट होता है। वो इस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करता है, वो बैलेंस करता है ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना गिरे। लेकिन जब इसके मास में लगातार कमी आती है तो मास में कमी आने के साथ साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है वो लगातार कम होनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करते हुए उसका मास कम होना चाहिए, मास में कमी आने के साथ साथ उसकी और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम होनी चाहिए और फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा वैसे ही एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, इसमें कुछ डिफेक्ट है। बच्चों बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, मीन्स एनर्जी को रिलीज करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन
सतत ऊर्जा का ह्रास करेगा, मीन्स उसमें कंटिन्यूस एनर्जी लूज होगी। तो ये जो एनर्जी लूज हो रही है इसको अगर हम किसी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे या इसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमको एक कंटिन्यूस ग्राफ मिलना चाहिए। बच्चों कंटिन्यूस ग्राफ क्या होता है कि जो एनर्जी का ग्राफ होता है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, उसके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो इसका ग्राफ मिलेगा, एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये मिलेगा, और इस फ्रीक्वेंसी और अगली फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। मीन्स ये जो ग्राफ होगा वो अगली एनर्जी का, अगली फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमको यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद फिर अगली फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमको यहाँ पर मिलेगा, और इस तरह से ग्राफ हमको मिलता चला जाएगा, जिसमें ये जो हमको स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिल रहा है इसके बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं होगी। लेकिन होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को लूज करता है, और हमको जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है एक लाइन स्पेक्ट्रम, मीन्स एक लाइन ऐसे मिलती है, उसके बाद इसके और अगली लाइन के बीच में स्पेसिंग होती है, फिर अगली लाइन हमको यहाँ पर मिलती है, अगली लाइन हमको यहाँ मिलती है, अगली लाइन हमको यहाँ पर मिलती है। बच्चों मतलब जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ना कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो बच्चों ये जो 3 पॉइंट्स थे इसके आधार पर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। तो बच्चों अगला जो एटॉमिक मॉडल है वो है हमारा नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। बच्चों 1911 के बाद, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद नील्स बोर ने एक एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ संशोधन करके प्रस्तुत किया। तो देख लेते हैं बच्चों, ये जो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो किस पर बेस्ड था या कौन से पॉइंट्स पर बेस्ड था। तो बच्चों 1900 में एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक, इन्होंने एक क्वांटम थ्योरी दी थी, तो इस क्वांटम थ्योरी के आधार पर इन्होंने ये कहा था कि जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करती है। इन्होंने कहा कि जो एनर्जी है, एनर्जी ट्रेवल इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स, और हर जो पैकेट होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। मीन्स ई जो है, एनर्जी ऑफ एवरी पैकेट इज इक्वल टू एच न्यू। तो जहाँ पर न्यू जो है वो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एंड एच क्या है? एच हमारा मैक्स प्लांक का कांस्टेंट है, जिसे हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, बच्चों जो प्लांक कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या इसे अगर हम अर्ग में लिखें तो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। तो बच्चों प्लांक कांस्टेंट की ये होती है हमारी वैल्यूज। इन्होंने कहा कि जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, पैकेट्स में चलती है, और हर पैकेट की अलग फ्रीक्वेंसी होती है और हर पैकेट की अलग एनर्जी होती है। तो बच्चों इसी पॉइंट को बेस मानकर नील्स बोर ने क्या किया? एटॉमिक मॉडल दिया। तो इन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ संशोधन किए, और देख लेते हैं क्या क्या संशोधन किए। तो बच्चों रदरफोर्ड ने कहा था कि जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस के बाहर अनियमित या अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट्स हो सकती हैं। तो नील्स बोर ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, न्यूक्लियस के बाहर अनलिमिटेड सर्कुलर पाथ हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी सर्कुलर पाथ में चक्कर नहीं लगाते हैं। तो नील्स बोर ने कहा कि अनलिमिटेड सर्कुलर पाथ इज पॉसिबल, but electrons do not revolve in all orbits.
इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें स्थायी स्टेबल ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट्स या फिर परमिसिबल ऑर्बिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों 2, इन्होंने कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के कारण और उसकी वेलोसिटी के कारण हर इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी होती है। तो कहा इलेक्ट्रॉन्स हैव सम एनर्जी बेस्ड ऑन their position and velocity एंड किसी एक ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है, और ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग in any specific orbit have same amount of energy, same amount of energy. नेक्स्ट इन्होंने कहा, थर्ड में इन्होंने कहा कि किसी एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते रहते हैं तो वो ना तो ऊर्जा का एमिशन करते हैं ना तो अब्जॉर्प्शन करते हैं। When electrons are moving in stable orbits, they do not emit एनर्जी, तब वो एनर्जी का एमिशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा, फोर्थ पॉइंट में इन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है m, और यहाँ पर अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी मीन्स v, और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उससे और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, r मीन्स रेडियस। तो बच्चों mvr, m इंटू v इंटू r इज एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों इन्होंने कहा कि किसी एक ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इन्होंने कहा किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होता है मींस mvr इज इक्वल टू h/2 पाई। h/2 पाई का कुछ एक इंटीग्रल वैल्यू होगी जिसके मल्टीपल होगा मींस nh/2 पाई। यहाँ पर जो आपका n है, n बराबर हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो n की एक कुछ वैल्यू होगी जिसके मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के बराबर होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज mvr। तो ये n क्या है, n क्या है, देखो आपके पास ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जो पहली कक्षा होगी उसको हम 1 बोलेंगे, जो दूसरी कक्षा है उसको हम 2 बोलेंगे, जो तीसरी कक्षा है उसको हम 3 बोलेंगे, चौथी को हम 4 बोलेंगे। तो बच्चों ये जो पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा है उसी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। n की वैल्यू हमारी वही कक्षा की संख्या है मीन्स ऑर्बिट की संख्या है। अब बच्चों ये जो हमारा पहला ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट होता है उसको हम k से भी शो करते हैं, k l m n। अब
देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज होती है, कैसे इन्होंने रदरफोर्ड की उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जहाँ पर एक कंटिन्यूस बैंड आ रहा था, आना चाहिए था, लेकिन एक लाइन स्पेक्ट्रम हमको वहाँ पर मिल रहा था। उस प्रॉब्लम को इन्होंने कैसे सॉल्व किया, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी निश्चित कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं तो उस टाइम पर वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते हैं, लेकिन जब न्यूक्लियस के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है और इस जगह पर ये जो पहली जो ऑर्बिट है उसकी कुछ एनर्जी होगी, क्योंकि जो एनर्जी इस ऑर्बिट की होगी उस एनर्जी के बराबर अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा या चक्कर लगाएगा। लेकिन अगर उसको कहाँ पर जाना है, एनर्जी E2 लेवल पर जाना है, तो उसको क्या करना है, उसको E2 माइनस E1 जो एनर्जी गैप है उसके बराबर एनर्जी उसको क्या करना है, अब्जॉर्ब करना है। तो वो एनर्जी ये कहाँ से अब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है ये एच न्यू से। एच न्यू, मैक्स प्लांक ने कहा था कि जो एनर्जी होती है लाइट की वो पैकेट्स के रूप में ट्रैवल करती है। उन्होंने कहा था ई जो होती है ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो बच्चों ये जो एनर्जी गैप E2 माइनस E1 है, इस एनर्जी गैप के बराबर जिस फोटोन या जिस क्वांटा की एनर्जी होगी, अगर उस फोटोन से एनर्जी ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप करेगा। तो बच्चों ये कंडीशन होती है अब्जॉर्प्शन की। इसको क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप करता है तो उस कंडीशन में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमको यहाँ पर मिलेगा बच्चों। उस कंडीशन में क्या होगा, E2 मीन्स फाइनल हमारा डेस्टिनेशन क्या है, E2 है, तो E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच न्यू। एच न्यू क्या है, हमारा एनर्जी गैप है E2 और E1 के बीच का। तो यहाँ पर E2 क्या होगा, E2 हमारा ग्रेटर देन, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो अगर E2 इज ग्रेटर देन E1 तो हमारा जो एच न्यू है वो क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, वहाँ पर अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और E1 से E2 में जंप करेगा। और बच्चों वहाँ पर दूसरी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो जंप करके यहाँ पर आया है, फाइनली बाहर आ गया है, इस जगह पर आ गया है, अगर इसके पास और बाहर वाले ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी नहीं है तो ये क्या करेगा, अपनी वापस उसी जगह पर जाना चाहेगा जहां से ये चला था। तो बच्चों ये क्या करेगा, वापस जंप करके इस जगह पर आएगा। अब जब जंप करके वापस यहाँ पर आएगा तो जितनी एनर्जी इसने क्या किया था, अब्जॉर्ब किया था, उसी एनर्जी को ये वापस इमिट करेगा। तो बच्चों उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी क्या होगा, E2 माइनस E1 होगा एंड E2 माइनस E1 विल बी इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि जो एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की थी उसी एनर्जी को ये वापस रेडिएट करेगा या रिलीज करेगा। इस कंडीशन में हमारा जो E2 है, क्योंकि जहां से चलेगा वो तो हमारा E1 होगा, अब ये वाली क्या हो जाएगी हमारी एनर्जी, ये हो जाएगी हमारी E1, और जहां पर इलेक्ट्रॉन वापस जा रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा E2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे और एच न्यू के बराबर होगा। यहाँ पर जो E2 है दिस इज लेस देन E1। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में एमिशन होता है, एमिशन होता है। आइए बच्चों अब देखते हैं डिफेक्ट्स इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो डिफेक्ट्स इन बोर्स एटॉमिक मॉडल नंबर 1, बच्चों जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए कैपेबल था। मीन्स बोर्स एटॉमिक मॉडल, Bohr's atomic model explains the properties of one electronic system। वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मीन्स जिस सिस्टम में या जिस एटम में एक इलेक्ट्रॉन हो, लाइक H हाइड्रोजन, He+ और Li2+। ये जो इलेक्ट्रॉन या ये जो एटम्स थे या जो आयंस थे, इन सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में सक्षम था कौन, बोर्स एटॉमिक मॉडल। जिस सिस्टम में या जिस एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो उन एटम्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, बोर्स एटॉमिक मॉडल। नंबर टू बच्चों जो
हमको स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको मैंने लाइन स्पेक्ट्रम अभी बताया था आपको, कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जाता है तो क्या करता है वो, यहाँ पर एक जो है लाइन स्पेक्ट्रम देता है। तो वो जो लाइन स्पेक्ट्रम है बच्चों, उसको जब हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसको क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो पाया ये गया कि जो एक लाइन होती है एक्चुअल में क्या है, बहुत ही क्लोजली स्पेस लाइंस का एक बैंड है जो हमको नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता है। तो एक लाइन में बहुत सारे लाइंस क्यों होती हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था बोर का एटॉमिक मॉडल। जो लास्ट पॉइंट है बच्चों थर्ड, उसमें जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, दिस इज इनकैपेबल टू एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट। it fails to explain Zeeman effect। बच्चों Zeeman इफेक्ट क्या है, जब कोई भी सब्सटेंस को एनर्जी दी जाती है, मीन्स मान लिया हमने ये एटम है हमारा, ये एटम है, ये हमारा एटम है, इसने क्या किया, एनर्जी को, ये इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी को गेन किया और जंप करके यहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया। अब हमने क्या किया, लाइट सोर्स को हटा दिया। लाइट सोर्स को हटाने के बाद हमने क्या किया कि जब लाइट सोर्स को हमने हटाया तो ये इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके अपनी एक्चुअल पोजीशन पर जाएगा। तो E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू। एच न्यू एनर्जी क्या होगी, हमको यहाँ पर रिलीज होती हुई मिलेगी, लेकिन वो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एक रिकॉर्डर पर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस जाता है तो कुछ एनर्जी को रिलीज करता है और वो एनर्जी यहाँ पर एक लाइन स्पेक्ट्रम देती है। लेकिन ये जो लाइन स्पेक्ट्रम देती है, अगर ये जो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड से इसको हम पास करें, तो यही जो लाइन हमको मिलती है वो एक लाइन ना मिलकर एक लाइंस का हमको एक बैंड यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों ये है डिफेक्ट्स बोर्स के एटॉमिक मॉडल के।